सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ जहाँ पर कई फैसले किए गए और ये भी कहा गया कि बहुत सारे फैसले 35 फैसले ऐसे हैं जो कि उससे पहले भी अमल दरामद काबीना के इन 35 फैसलों पर नहीं हो सका था, लेकिन हम कोशिश करें। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम कोशिश करेंगे उन फैसलों पर अमल दरामद हो सके। दूसरी जानिब आज मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई। क्यों अपोजिशन एक दफ़ा फिर मुत्तहिद होने जा रही है और क्यों मुत्तहिद होने जा रही है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा मैं आपको बता दूं कि आज वफाकी काबीना के इजलास में जो फैसले हुए, जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बिजली चोरी एक बहुत संगीन मसला है और ये बात सामने आई है कि बिजली चोरी करने में साबिक वुज़रा शामिल रहे हैं। उन्होंने नाम लिए हैं कुछ, जिसमें नून लीग के शेख रुहेल असगर का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए पहले इनका बिल आता था जो कि अब 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। उन्होंने फिर हिना रब्बानी खर का नाम लिया। उन्होंने कहा हिना रब्बानी खर भी इसी तमाम तरह केसेस में मुलव्विस हैं और वज़ीर आज़म का ये हुक्म है कि पहले बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए जो बिजली चोरी कर रहे हैं और हम उन बड़े लोगों को पहले पकड़ेंगे ताकि बिजली चोरी का जो मसला है वो हल हो सके। फिर उन्होंने कहा कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसके आज मंजूरी दे दी गई। 17 अप्रैल से ये हाउसिंग स्कीम शुरू हो जाएगी, जिसमें 1,33,000 घर शामिल हैं जो कि फिर तामीर किए जाएंगे। और उन्होंने कहा फैसलाबाद वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि फैसलाबाद में साफ़ पीने का पानी मौजूद नहीं है। तो एक जर्मन कंपनी है जो कि इस मंसूबे पर अमल करने जा रही है, तो फिर अब फैसलाबाद के लोगों को साफ़ पानी भी मुहैया हो जाएगा। यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा ये मुआहदे उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने यूएई में अपनी जायदादें खरीद रखी हैं, जो जायदादों जो खरीद रखी हैं उनमें उनको आसानियाँ होंगी आगे जाके। तो ये मुआहदे भी पाकिस्तान और यूएई के दरमियान हुए हैं। अब बात यह है कि काबीना के तो कई इजलास हो चुके हैं। खुद फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कई ऐसे फैसले हैं, 35 ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल नहीं हो सका। हर दफ़ा काबीना के फैसले ये बात क्यों निकल के सामने आ रही होती है कि हम इस चोर को पकड़ेंगे, उस चोर को पकड़ेंगे, लेकिन जो असल मामलात हैं वो बातों की हद तक क्यों रह जाते हैं कि हमें हमारी हुकूमत को इस चीज़ से बाहर आना होगा कि हुकूमत आपने किसी सोशल मीडिया पर नहीं करनी, ट्विटर अकाउंट पर नहीं करनी, बल्कि वो काबीना के जो फैसले हैं, जो काबीना में अहम फैसले हो रहे हैं, उन पर अमल दरामद को भी आपने यकीनी बनाना है। अवाम के मसाइल भी आपने हल करने हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब फेस में ज्वाइन करें, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें चौधरी जाफ़र इकबाल एमएनए नून लीग से भी आपसे थोड़ी ही देर बाद ज्वाइन कर लेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, खुद फवाद चौधरी साहब हर दफ़ा आके ये कहते हैं कि जी ये फ़ैसले हमने किए हैं, ये फ़ैसले हमने किए। हम मानते हैं कि कई ऐसे फ़ैसले हैं जिस पर काबीना के अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। तो ज़रूरी है ये बात करना कि जी इस चोर को पकड़ा जाएगा, उस चोर को पकड़ा जाएगा, ये तो कहे बगैर भी काम हो सकता है। जो असल काम करने के हैं, जो अवामी मसाइल हैं, उनको पहले हल करना और काबीना के फैसलों पर अमल दरामद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा देखें, जो काबीना के फ़ैसले होते हैं वो आपको पता है एक प्रोसीजर के तहत चलते हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्या फ़ैसले हुए थे और पर क्या अमल हुआ है। और चीज़ें जब सामने आएंगी तो उनको के जो असमरात हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक अभी दूसरा सवाल था आपका कि चोर चोर बोलने का, देखिए चोर बोलना तो ज़रूरी है, लेकिन चोर को पकड़ना और चोर को सज़ा देना ये इदारों का काम है। हमारा काम तो ये, हम जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर सूबे सिंध में से ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे चोरी नज़र आ रही होती है और मुझे ये नज़र आ रहा होता है कि यहाँ करप्शन हुई है, तो मैं उसका शोर मचाता हूँ कि भाई ये है। और लोग मेरे साथ उस पर एतमाद भी करते हैं और कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका काम ये है कि मेरे शोर मचाने के बाद इदारों को जागना चाहिए, इदारों को उस पर अमल करना चाहिए, इदारों को उनको पकड़ना चाहिए, इदारों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो आफ्ताब साहब बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई भी है या नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि इदारे अपना काम करते हैं तो ये कहते हैं कि जी इदारे
नैब जो है उसको ये कहते हैं कि ये नैब नहीं है, ये कुछ और है। किसी और के इदारे की बात करते हैं, FIA की बात करते हैं, वो कहते हैं ये कुछ और है, किसी और इदारे, तो वो ये सब हुकूमत की ज़ैली इदारे हैं। भाई ये हमारे नहीं है, ये रियासत के इदारे हैं और इनका काम ही यही है। लेकिन ये पकड़ेंगे, अदालतों का काम है सजा देना। तनकीद इसलिए की जा रही है कि जो मईशत है उसका हाल तबाह हो चुका है, महंगाई बढ़ रही है, इस तरफ तवज्जो हुकूमत की कितनी ये नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत खुद ये कह रही है कि हम अभी उस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब इदारे तो अपना काम पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि शोर मचाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मिलकर चलना है, आगे लेजिस्लेशन के लिए दोनों को मिलकर चलना जरूरी भी है। जी अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं समिया, बात ये है कि ये सारी दुनिया को पता है, अगर 7 महीने से पहले अगर दूध की नहरें बह रही होती, 7 महीने पहले अगर मुल्क के अंदर बहुत ही हालात बड़े ज़बरदस्त होते, तो फिर आवाम पागल नहीं है पाकिस्तान की कि वो हमें वोट देती, हम पर एतमाद करती। बिल्कुल उन्हें पता था कि इनके साथ क्या हुआ है, और ये जितने मुकदमात हैं, ये जितने भी, अच्छा नहीं, तब्दीली तो इसलिए तो चाह रहे थे कि इनको पता है कि ये जितने मुकदमात हैं, आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये सारे मुकदमात 7 महीने से पहले के हैं। ठीक है। जो कारपेट के अंदर थे, क्योंकि इनका आपस में मुकाव हुआ था कि एक तुम्हारी बारी एक मेरी बारी। लेकिन अब ये जब निकले तो इसकी तकलीफ है। ये देखें, ये 30,000 अरब जो है ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये जरा इनसे पूछे तो सही कि किस साहब बिल्कुल सही तकलीफ है, आपने कहा कितनी तकलीफ है अपोजिशन को, क्योंकि अब हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद होने जा रही है, और वो अपोजिशन जो कि 8 महीने तक खामोश बैठी रही। मैं बात कर रही हूँ JI पीपल्स पार्टी और नून लीग की। ऐसी ही मुलाकात आज हुई है, और ये हुकूमत मुखालिफ मुलाकात थी जो कि आज हुई मौलाना फजल रहमान की और मियाँ नवाज शरीफ की। और ये कहा गया कि अब मैं मियाँ नवाज शरीफ जरदारी साहब की मुलाकात भी करवाऊँगा, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। तो आज ये पूरी सूरत हाल क्या रही, इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म भी खलाई करार। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हवा देने मौलाना फजल रहमान पहुँचे नवाज शरीफ की रिहाइशगाह। मुलाकात में सियासत और मुल्क में महंगाई पर भी गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जैसे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है, और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त मुश्किलें खा रही है, और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उम्र पर बातचीत होगी। मौलाना फजल रहमान ने जल्द आसिफ जरदारी से मुलाकात का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज के लिए एम्बुलेंस न आई मगर मौलाना साहब आ गए, अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। हम्दुल्ला साहब, मैं आपसे सवाल करने से पहले ज़रा आपको दिखाना चाहती हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब ने क्या कहा। वो कहते हैं कि असल तशवीश महंगाई पर नहीं है बल्कि फाटा के इलेक्शन पर है। तो ज़रा मैं उनका शॉट आपको सुनवा दूँ, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। सर, पूरा यकीन है कि मौलाना फजल रहमान इन चोरों और डाकुओं को, मैं उनका एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन उनकी मदद, क्योंकि फाटा में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ PTI की हुकूमत आ रही है, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं। अरबों रुपए हमारे लूट कर बाहर ले गए, अब बाहर जाना चाहते हैं। मैंने शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल मांगते हुए देखा था, मैंने उसे NRO मांगते सुना था, और किसी को नहीं सुना। और मुझे आज, मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का केस कल जो मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी है बड़ा सीरियस है, हमजे का केस बड़ा सीरियस है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत अलग है। फलूदे वाला और हथौड़े वाला, शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला और आसिफ जरदारी का फलूदे वाला, दोनों अंदर से एक निकले हैं। जी अब्दुल्ला साहब, ये 8 माह खामोश आप लोग बैठे रहे, अपोजिशन का इत्तेहाद नजर नहीं आया। ये इत्तेहाद हमें इसलिए अब नजर आ रहा है कि फाटा के इलेक्शन होने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समय अभी भी आपने जो क्लिप शेख रशीद का मुझे सुनाया, यह बहुत पुराना है, तकरीबन 2-3 महीने पहले क्लिप है। सर ये तो आज का क्लिप है, बात जरूर पुरानी हो सकती है। नहीं, दो तीन दिन पहले उन्होंने जो क्लिप इंटरव्यू दी है, उसमें यह है कि इस हुकूमत को अगर ख़तरा है, अगर डेंट लगाना है तो डेंट लगाना मौलाना फजल रहमान से ख़तरा है।
तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक आज की नहीं है, वो 25 जुलाई को शुरू हुई है और इमरान खान के ख़िलाफ़ मौलाना साहब की तारीख तो 2013 और 2011 से शुरू है। ठीक। बात यह है बुनियादी तौर पर जो आपने कहा, शेख रशीद ने जो बात की कि हम चोरों के ख़िलाफ़ और पैसे जो जिसने लूटे हैं, जिसने उड़ाए हैं, जिसने खाए हैं, उसको निकालने के लिए ये हम एक्टिव है। हम भी ये कहते हैं, लेकिन चोरी है क्या? हम तो कहते हैं कि हम डाका को वापस लेने के लिए, यानी 25 जुलाई को एक बहुत बड़े डकैत ने आवाम की मैंडेट पर डाका डाला है। हम उस डकैती और उस डकैत के ख़िलाफ़ मैदान अमल में हैं। चोरी तो बहुत एक मामूली सा लफ्ज़ है, चोरी तो एक मामूली सा नाम है। सबसे बड़ी डकैती वो अवामी मैंडेट की डकैती है जिस पर डाका डाला गया 25 जुलाई को। ये इत्तेहाद एकदम से कमज़ोर पड़ गया था। सुनिए समिया भी, समिया मैं इनसे एक बात पूछ सकता हूँ? जमीयत उलमा इस्लाम, आप आफ्ताब अपने बारी पे बोले, बहुत बड़ी मेहरबानी। वो फवाद डब्बू बोल रहा है, आप ज़रा मेहरबानी करें। ठीक है, सही बात यह है कि 9 महीने 25 जुलाई से आप देखिए, सक्कर में हमारा मिलियन मार्च, कराची में हमारा मिलियन मार्च, पंजाब मुजफ्फरगढ़ और लाहौर में मिलियन मार्च, सरगोदे में मिलियन मार्च, मर्दान में मिलियन मार्च, बलूचिस्तान में मिलियन मार्च, अभी 21 अप्रैल को खैबर में और 28 अप्रैल को मंसरे। हम तो खामोश नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहब, मैं वो उस खामोशी की बात ही नहीं कर रही हूँ। अभी तो इस्लामाबाद की बात है। नून लीग पीपल्स पार्टी से दोबारा से मिलके जो एक इत्तेहाद बना रही है, मैं उस खामोशी की बात कर रही हूँ। ये इत्तेहाद नजर आया था हमें इलेक्शंस के बाद, उसके बाद ये खामोशी छा गई। मैं उसकी बात देखिए समिया भी बात यह है कि बात है मुल्क की, बात है मुल्क की मैशियत की। आज मुल्क की सालिमियत को बड़ा ख़तरा है। अगर आप मुझसे सवाल करें कि मुल्क की सालिमियत को क्या ख़तरा है, आपके मुल्क की सालिमियत इसलिए ख़तरे में है कि आपका मुल्क माशी तौर पर दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। और आपको ये भी तारीख़ी तौर पर मालूम है कि रूस ने जब अफ़गानिस्तान में जारहियत की, उसके पास एटम बम, टैंक, बमबार जहाज सब कुछ थे, लेकिन उसकी मैशियत तबाह हो गई। जो रूस की वहदत ख़त्म हो गई, वो मुंतशर हो गई, वो टूट गया। लिहाजा आपके मुल्क की सालिमियत ख़तरे में, क्योंकि आपकी मैशियत तबाह हो रही है। ठीक है। आपकी रुपए की कीमत कहां तक पहुंच गई? ठीक है। डॉलर 145 की कीमत में मार्केट में बिक रहा है, फरोख्त हो रहा है। महंगाई और बिजली कहां तक पहुंच गई? तो ये महंगाई के खिलाफ होगा लॉन्ग मार्च, आप ये कह रहे हैं ना सर? पॉइंट हमारे तहरीक महंगाई के खिलाफ है, धांधली के खिलाफ है, लाकानूनियत के खिलाफ है। हमारी तहरीक अंधेर नगरी के खिलाफ है, चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ है। चले, सही है अब्दुल्ला साहब, पॉइंट टेकन। ये तहरीक पहले क्यों नहीं चलाई गई, ये सवाल मैं आपसे करूंगी। जब आप लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे, मेरे साथ चौधरी जाफर इकबाल हैं, MNA मुस्लिम लीग नून के, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि मियाँ साहब तो 6 हफ्तों के लिए इसलिए ज़मानत पे बाहर आए थे कि उनको अपनी बीमारी का इलाज करवाना था, और वो बीमार भी रहे हैं, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। लेकिन सियासत, वाकई सियासत करनी है मियाँ साहब को? आज जो मुलाकात हुई है वो किस लिए हुई है? महंगाई के खिलाफ है या फिर कोई और वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो जनाब वज़ीर इत्तलात भी फरमा रहे थे कि अदालत उज़्मा को नोटिस लेना चाहिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ से लोग क्यों मिलते हैं। और आपका ये सवाल कि क्या मियाँ साहब इलाज कराएंगे तो या सियासत करेंगे, आज भी मियाँ साहब अभी कुछ देर पहले जाती उम्रा में शरीफ मेडिकल सेंटर, जिसके लिए ना कोई रोड शो हुआ, ना बैरून ममालिक लोगों से पैसे इकट्ठे किए, वो भी ट्रस्ट है, वहाँ भी उसकी भी सारी फैसिलिटीज़ लोगों के लिए वहाँ पे हासिल हैं, मुफ्त इलाज भी और बेहतरीन मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे है, जो कि शरीफ ख़ानदान ने अपने जो एसेट्स हैं, अपने ज़राए हैं, उनमें से जो है वो बनाया है। वहीं पे मियाँ साहब इलाज के लिए तकरीबन रोज़ तशरीफ़ ले जाते हैं टेस्टों के लिए, और जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। रही बात मुलाकातों की,
तो मुलाकातें होंगी क्यों नहीं होंगी। अगर इमरान खान साहब के नज़दीक हमारी जो मुआशरती रवायात हैं, हमारे जो मुआशरती इक़दार हैं, उनकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं कि कोई बीमार हो तो तीमारदारी करते हैं, किसी के यहाँ फोतगी हो तो ताज़ियत करते हैं, किसी के यहाँ खुशी हो तो फूल और मिठाई लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पाकिस्तान के लोग ही इन रवायात से नाबल्द हैं। मौलाना साहब आज तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह बहुत सारे अहबाब जेल में भी मियाँ साहब की मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते थे, वर्कर्स वहाँ जाते थे हर जुमेरात को। तो आप अगर ये कहें कि चले ठीक है, चले हम इस बात को रहने देते हैं। मुझे बताएं कि जेयूआई तो लॉन्ग मार्च कर रही है, क्या नून लीग अब आइंदा मुस्तकबिल में उनके लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी? देखिए ये बातें बहुत सारी अभी कबल अज़ वक्त हैं। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 25 जुलाई के बाद जो हमें हुक्म दिया और जिस तरह से आगे चले, उसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि हमने इस सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना। हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मियाँ नवाज शरीफ हों, मियाँ शहबाज शरीफ हों या बाकी अपोजिशन जमातें, वो सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए कोई ऐसी मतलब काम नहीं करते, ना उनका ये एजेंडा है, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब समेत उनके जितने अरकान हैं कैबिनेट के, वो रोज़ कोई नया ऐसा शोशा छोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत पहले इमरान खान साहब को मीडिया से पता चला कि डॉलर की कीमत रातों रात बढ़ गई है, तो उन्हीं के एक वजीर अली जैदी साहब फरमाने लगे जी अभी तो ये 150 तक जाएगी। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जो इरशाद फरमाया है कि जी भारत जो है वो 16 से 20 के दरमियान, ये चिट्ठी किसने भेजी है? ये तो हमें कहते थे कि हमारे साथ कोई हादसा पेश आए तो मोदी, क्योंकि हमारा बता रहे हैं सर डेडलाइंस के 2020 में डॉलर इतना हो जाएगा, 2022 में इतना हो जाएगा, ये जो तारीखें हैं साहब भी दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही ये भी बता रहे हैं। असद उमर साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। और ये सारी चीजों से हासिल क्या हुआ? लेकिन सर मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं। दिन में 162 अरब रुपया डूबा। ठीक है, बिल्कुल सही सर, मईशत का हाल बहुत तबाह हाल है, वो बात तो हम करते हैं हुकूमत से। मेरा सवाल ये कोई ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हम देख रहे हैं। मईशत की बात नहीं है, नहीं तो इस पर कोई ग्रैंड अलायंस देख रहे हैं, बात नहीं है। हाँ। दवाइयों की कीमतें, बिल्कुल सही, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए किराए, बिजली का महंगा होना, गैस का महंगा होना, आम आदमी चले पेट्रोल का महंगा होना, चले सर तंग होगी, बिल्कुल सही है, आवाम तंग हो गई सर। पॉइंट टेकन। जरा हसन मुर्तजा साहब का भी मैं टेक ले लेती हूँ, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? हसन साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी। अब बात आज ये हुई मुलाकात में मौलाना साहब की और मियाँ साहब की मुलाकात में कि अब जरदारी साहब और मियाँ साहब की मुलाकात के लिए कोशिशें की जाएंगी, तो क्या ऐसी कोई मुलाकात हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं? देखिए जी, सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, डायलॉग्स होते रहते हैं, इसमें तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और इससे पहले बिलावल साहब जो हैं वो मियाँ साहब को जेल में मिल के आए हैं, उनसे गुफ्तगू भी हुई है, सियासी बातचीत भी हुई है। अब मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, यकीनन जरदारी साहब की भी होगी। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ये बहुत बेहतर है कि कम से कम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक पेज पे हो रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हसन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि बिलावल साहब भी कई दफ़ा कह चुके कि हम एहतजाज करेंगे, करना पड़ा तो लॉन्ग मार्च भी करेंगे। पीपल्स पार्टी इंडिया दे चुकी है, नून लीग को इस तरह की बात तो नहीं कर रही, लेकिन जेयूआई तो कई दफ़ा ये बात कर चुकी है। तो कोई इत्तेहाद हम देख रहे हैं अपोजिशन का कि मिलकर कोई लॉन्ग मार्च, कोई एहतजाज होगा? यकीनन होगा जी। जो इस वक्त हालात है मुल्क के अंदर, अगर आप देखें तो एक गरीब आदमी के हाथ से तो उसके इलाज का जो है वो भी निकल चुका है। आज अद्वियात इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी दवाई खरीद नहीं सकता। आप अगर अस्पताल में चले जाएं तो जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं वो उनके नर्स जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत आप देख रही हैं, लोड शेडिंग जो है उसका जिन बोतल से बाहर आ चुका है। हर चीज जो है, सुई गैस अगले महीने के बिल आने तो यानी आप कह रहे हैं कि आप लोगों का भी जो एहतजाज होगा वो महंगाई के खिलाफ होगा? जी, हम यकीनन पीपल्स पार्टी ने हमेशा इश्यूज की पॉलिटिक्स की है, मास्टर्स की बात की है, तो हम तो उसे यकीनन जो है वो महंगाई के हवाले से भी देखेंगे। अच्छा हसन साहब, जरा मैं हुकूमत का मौक़िफ़ ले लूँ सर, मेरे साथ ही आप मौजूद रहिए, आपका मौक़िफ़ सामने आया। आफ्ताब साहब, अब आपने देखा कि अपोजिशन के तीनों लोगों की एक ही बात है कि
महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, आवाम परेशान है, इसलिए अगर एहतजाज होगा तो महंगाई के ख़िलाफ़ होगा। हुकूमत परेशान है थोड़ी ये इत्तेहाद देखकर? अच्छा देखिए, हुकूमत तो बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा, पहली बात ये कि अभी मेरे दोस्त हाफिज़ साहब ने कहा डाका पड़ा, तो 2013 में भी सब ने यही कहा है, मौलाना फजलुर रहमान समेत सब ने ये कहा कि डाका पड़ा जी। तो उस वक्त डाके के ये शरीक बन गए, क्योंकि इन्हें जो चाहिए था वो इनको हुकूमत ने दे दिया, तो ये डाके के शरीक बन गए और तो कहते रहे कि ये डाका पड़ा, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने रोडों पर आए? अच्छा, दूसरी बात ये कि मौलाना से ये भी पूछना कि ये जो 6,000 से 30,000 अरब, और जाफ़र साहब से भी पूछना और मेरे दूसरे दोस्त से भी, कि ये किस शराइत के ऊपर कर्जा लिया गया, किस रेट के ऊपर कर्जा लिया गया जो पाकिस्तानी कौम को डेली बेसिस पर 5 से 6 अरब रुपया देना पड़ रहा है सूद की मद में। तो ये मुल्क को किस हाल में छोड़कर गए? जब आप किसी भी पेशेंट को किसी भी बीमारी की हालत में होता है तो उसके साथ जरा कंट्रोल कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, लेकिन कभी भी कोई शख्स भी खुशी से दवाई नहीं खाता, वो दवाई इसलिए खाता है कि उसे मालूम है कि ये दवाई महंगी है, ये खाऊंगा तो मैं कड़वी गोली कब तक खानी पड़ेगी आवाम को? सर इतना ही बता दें। ये थोड़ा अरसा है, ये बहुत थोड़ा अरसा है, 70 साल इस कौम ने खाया है 10 साल इनके खाएं, और इसलिए ये 2-4-6 महीने की तकलीफ है। इंशाअल्लाह ताला हर तकलीफ के बाद जब तकलीफों में कौम सब्र करती है तो उसको राहत मिलती है। सब्र तो कौम ही करती है, सारे हुक्मरान कहाँ सब्र करते हैं? हुक्मरान तो सिर्फ सब्र की तलकीन करते हैं। हुक्मरान तो अय्याशी कर रहे हैं ना, हुक्म तो अय्याशी कर रहे हैं सर। ये चाहे वो हुक्मरान हो चाहे अपोजिशन हो, जो बड़े लोग हैं वो अय्याशी कर रहे हैं। सफर तो कौम करती है, पिछले 70 साल से भी सफर किया, पिछले 10 साल से भी सफर किया, इसी कौम ने सफर किया, और किन की बुनियाद पर किया वो भी आपको पता है। चलें ठीक है, हमदुल्ला साहब का भी मैं मौके पर ले रही हूँ, मैं ब्रेक लेना। हमदुल्ला साहब, ये क्यों इल्ज़ाम लगता है JUI पर कि जब आप लोग हुकूमत में थे, हुकूमत के इत्तेहादी थे, जब तो आपने किसी बात पर बात नहीं की, किसी चीज़ के लिए आप लोग खड़े नहीं हुए। आज जब हुकूमत में नहीं है तो आप महंगाई के खिलाफ भी बोल रहे हैं और आप ये डाके पे भी बोल रहे हैं कि 2018 में डाका पड़ा है। देखिए समिया, बात यह है, मैं सिर्फ PTI की जो उसूल है उसको सामने रख कर मैं ये बात करता हूँ। मैं अपना मौक़िफ़, अपने पार्टी की बात या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की बात नहीं, इनके आज का प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि जब बिजली गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत चोर है? क्या ये इस मौजूदा वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था? क्या इसके ये मौजूदा वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि कर्जा लेना खुदकशी है, अगर मैंने कर्जा लिया तो मैं खुदकशी करूंगा? जो पिछले कर्जे हैं उनको भी तो उतारना है ना, वो भी तो एक सूरत हाल है हुकूमत के लिए। मेरी बात सुनिए, IMF से कर्जा नहीं लेना, क्या वो कर्जा नहीं ले रहे? दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने पुराने हुकूमत जो चलाने वाले थे उनके नक्श के कदम पर चलना है तो फिर नया पाकिस्तान कहाँ है? अच्छा, अभी तो इनसे पूछिए कि पुराना पाकिस्तान की तस्वीर जरा मुझे बताया, पुराना पाकिस्तान क्या था? आज तो न पुराना पाकिस्तान नजर आ रहा है न नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। 9 महीने में 3,400 अरब रुपए कर्जा लिया गया है 9 महीने में, और ये वो कर्जा है जो गुज़िश्ता 30 साल में, माजी में हुकूमतों ने 30 साल में जो कर्जा लिया, इस हुकूमत ने 9 महीने में 3,400 अरब रुपए का कर्जा लिया, योमिया 15 अरब रुपए कर्जा ले रहा है। तो मुझे बेहतरीन, उन्होंने माशी प्लान अभी तक नहीं दिया है कि मेरा माशी प्लान क्या होगा। एक दफ़ा उन्होंने माशी प्लान दी कि लेट्रिन साफ करके जिसने साफ नहीं किया टैक्स लेना होगा, फिर माशी प्लान दिया 1 मुर्गा 5 मुर्गियाँ, फिर माशी प्लान दिया बकरा और बकरियां। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया है? मुझे बताया यार, आप लोगों से आप लोग बता दें कोई माशी प्लान अगर आपके पास है। आफ्ताब साहब पूछ रहे हैं आपसे, बताएं ना मौलाना, बताएं। मौलाना ने अभी गिनवाया था कि 1 मिलियन मार्च, तो पूरे पाकिस्तान में 6 सीटें, 1 करोड़, जिस बंदा 1 करोड़ की बातें कर रहा हो और वोट उसको मिले 6 सीटों के, क्या मौलाना फजलुर रहमान अपने घर से हार जाए? 1 मिलियन मार्च जिस जल निकालने वाला शख्स, ओ भाई वो मदरसे के बच्चे होते हैं, वो बेचारे बच्चे होते हैं, वो तो कह रहे हैं धांधली हुई है सर, वो तो कह रहे हैं धांधली हुई है इंतखाबात में, तो दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, रात का खाना नहीं मिलेगा। आफ्ताब साहब वो तो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, बोल रहे हैं ना, उनके खड़ा करें मौलाना।
तनकीद करने से आपकी हुकूमत नहीं चलती। ठीक। गालम गलोच से आपकी हुकूमत नहीं चलती। ठीक। गाली नहीं दे रहा। चले आफ्ताब साहब, मैं ब्रेक ले लूं जरा। लोगों को सहूलत दे। हुकूमत 9 महीने से आपकी हुकूमत है, आवाम को सहूलत दे, डिलीवर करे, डिलीवर आवाम को सहूलत दे। चोर 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 कहने से आवाम का पेट नहीं भरता। चोर कहने से आवाम का पेट नहीं भरता। आपके पास क्या है? काम ले लूं मैं ब्रेक ले लूं, थोड़ी हीट कम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर जरा बात करेंगे ऑपोजिशन के कौन कौन से लोग हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने जमानत भी ले ली है। क्या ये तमाम तर जो एहतजाज है वो केसेस की वजह से हो रहा है या वाकई ऑपोजिशन जो है वो उतनी ही संजीदा है महंगाई को लेकर? इस पर हम मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि अब तक कितने केसेस भी चल रहे हैं, उस पर भी ज़रा सी बात करना ज़रूरी है। आज रमज़ान शुगर मिल में जिसमें फ़र्द जुर्म आयद की गई है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर। फिर दूसरी खबर ये भी है कि मुफ्ता इस्माइल ने अपनी हिफाजती ज़मानत ले ली। उनको गिरफ्तारी का खौफ है कि उनको ये कहा गया है कि आप 2 लाख के ज़मानती मचलके जमा कराएँ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी आज नैब में पेश हुए, बयान रिकॉर्ड करवाया। उनसे सवाल ये पूछा गया कि सवालनामा जो आपको दिया गया उसमें कौन कौन सवाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सवालनामा मुझे दिया गया है लेकिन मैंने देखा नहीं है, तहरीरी जवाब दे दूंगा। और 1 घंटे की ये तमाम तर जो तफ्तीश थी हुई है और अब दोबारा भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि 10 साल में आखिर ये 60 अरब रुपए गया कहाँ? ये 60 अरब रुपए जरदारी और नवाज शरीफ की जेबों में गया, इन दोनों ने मिलकर खाया। और ये साइड रोल हैं, जो बाकी लोग हैं वो साइड रोल के लोग हैं। असल जो मरकज़ी किरदार है वो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं और आसिफ अली जरदारी हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं। तो आपसे सवाल मेरा ये है चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, बार बार यही बात की जाती है कि जी प्ली बार्गेन कर लें, असल किरदार तो आप लोग हैं, पैसा तो आप लोगों ने खाया है, और केसेस से बचने के लिए ये तमाम तर एहतजाज भी होता है, ये तमाम तर बातें भी होती हैं। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो मुझसे पहले आफ्ताब साहब फरमा रहे थे कि हम ये जवाब दें कि जो कर्ज हमने लिया वो किन शराइत पे लिया। बहुत ही मासूम हैं ये पीटीआई वाले। भले आदमी हुकूमत आपकी है, जितने मुआहदे हमने किए उनकी सारी दस्तावेज़ आपके पास हैं, आपको किसने रोका है? आप असम्बली के अंदर पेश कर दीजिए। लेकिन जब आप पेश करने लगें तो साथ ये भी पेश कर दें कि जो आपके माहिर मुआशियात जनाब असद उमर साहब और आपके वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब अभी कर्ज़े ले रहे हैं, उनकी शराइत क्या हैं, और जो अभी आप दोस्त ममालिक से पैसा ले रहे हैं उनकी शराइत क्या हैं, ये दोनों आप पब्लिक कर दें, कौमी असम्बली के अंदर रख दें, सेनेट के अंदर रख दें, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। ठीक है। दूसरी बात मैं इनसे ये कहूँ कि ज़रा 5 साल का पिछले का आफ्ताब साहब ये भी बता दें कि 2016 में डॉन अखबार भी लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिखता है कि पाकिस्तान ने IMF को खैरबाद कह दिया। अगर 2016 के बाद 17-18 या 18-19 में हमने कोई मज़ीद कर्जा लिया है IMF से तो वो भी ज़रा बता दें। सही। और आज आप किस लिए दौड़े जा रहे हैं इसकी भी वजह बता दें। सिर्फ चीखने चिल्लाने से या चोर चोर कहने से काम नहीं चलेगा। फिर फवाद साहब जो फरमा रहे हैं और आपने सवाल किया कि मुकदमे जब बनते हैं तो हम चीखने चिल्लाने और एहतजाज करने की बात करते हैं। इसमें हमने तो कोई उस तरह का एहतजाज नहीं किया, हम तो सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये इंतखाबी अमल जारी रहे। हम कोई ऐसे मुकदमे किसी से ना भागे हैं ना भागेंगे, हर अदालत में पेश हो रहे हैं। हमें ज़रा ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब को 100 दिन से ज़ायद रखा गया। आपने पंजाब की लैपटॉप स्कीम खंगाली, आपने आशियाना स्कीम खंगाली, आपने रिंग रोड के मंसूबे का देखा, आपने बेशुमार और चीज़ें जो हैं साफ़ पानी। और उसके बाद अगर कोई रेफरेंस फाइल किया है या कहीं आपने ये साबित किया है कि कोई मंसूबा 10 अरब का था, जारी खजाने से वहाँ 10 अरब हुए, या लगे एक मिनट, या लगे वहाँ पे 5, तो वो बताइए, कोई साबित कीजिए।
आपने मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात बनाए, आपको सजा देने के लिए अकामा दर का सहारा लेना पड़ा, तो अदालतों का काम है ना सजा देने के लिए। मैं वो दूसरा सवाल कर लेती हूँ, आपका पॉइंट मैं समझ रही हूँ चौधरी साहब। आफ्ताब साहब ये बताएं कि जब बात ये की जाती है इतना अरबों रुपए लूट के बाहर ले गए, हुकूमत में आने से पहले आप लोग कहते थे कि हम ये तमाम लूट पैसा वापस लाएंगे, कितना पैसा वापस आया अब तक? अच्छा देखें समिया, बात ये है कि हम नहीं कह रहे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे, ये बता दें कि इस 7 महीनों में हमने कोई मुकदमा बनाया हो है और उसको उसकी बुनियाद पर इनके साथ ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। ये वो सारे मुकदमात, सर मेरे सवाल मैं वही तो दे रहा हूँ आपको कि ये सारे मुकदमात जो हैं, ये सारे मुकदमात इन्हीं के दौर में बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में एक दूसरे के खिलाफ बने हैं, इसलिए ये उन मुकदमात को कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये पेश हो, अपने आप को क्लियर करा दे, हमें क्या एतराज है? अदालतें जो फैसला करेंगी हम तो उसमें कबूल हैं। जब अदालत इनके खिलाफ फैसला करती है, देखिए समिया, जब अदालत इनके खिलाफ फैसला समिया, पहले मेरी बात सुन ले समिया, जब अदालत इनके खिलाफ फैसला करती है तो 22 हो जाती है, जब इनके हक में फैसला करती है तो ये मिठाइयां बांटना शुरू कर देते हैं कि देखा है। चलें, ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं तो ऑपोजिशन है ना। देखें बात ये है कि जिस दिन लूटा हुआ पैसा आप लोगों ने वापस लाना है, महंगाई को कम करना है, आवाम को रिलीफ देना है, लेकिन वो देखें वो उसी सूरत में आएगा। अभी मैं आपको बताऊं, लूटा हुआ पैसा आएगा जब ये एक पैसा आएगा इंशाअल्लाह ताला। इस कौम का पैसा कोई नहीं लेके जा सकता कहीं, जो याशी इन्होंने करनी थी कर ली, ये पैसा आएगा और ये यकीनन इस कौम का पैसा जो लूटा है इन्होंने, सारी दुनिया को पता है कि सरे महल को पहले कहा कि जी डिसोन किया, उसके बाद ओन किया। इसी तरह लंदन के महलात, इसी तरह दुबई के महलात, इसी तरह सऊदी अरब के महलात, सारे वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ये देखिएगा, मैं भी देखूंगा और आप जल्द आएंगे पैसे, जल्द आएंगे। कानून को अपना रास्ता तो लेने दें, कानून अपना रास्ता लेगा, सारे पैसे वापस आएंगे, आप फिक्र ना करें। सर ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है, जो असल काम है कानून की बात कर रहे हैं ना आप? अभी तक कानून साजी नहीं हो सकी। कानून करेगा, हम नहीं करेंगे, हमारा भी यही बहस होती है, टॉक शोज में भी यही बहस होती है। सर जो काम करना है ना हुकूमत और अपोजिशन है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कानून ही करेगा। चले हसन साहब से बात कर लेते हैं। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, ये लेजिस्लेशन की बात क्यों नहीं होती? ऐवान में भी हम यही देखते हैं, कानून साजी पर कोई बात नहीं होती, यहाँ पर एक बहस शुरू हो जाती है, चोर डाकू, फिर उस पर एक जवाब आता है। काम जो होना है वो तो हो ही नहीं रहा, फिर कानून साजी नहीं होगी तो कैसे चलेगा मुल्क आगे? देखें जी, मैं यहाँ एक अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जो मुकदमात हैं वो अदालतों में हैं, वो नैब में हैं, हम वो भुगत रहे हैं जी। सही है। इस पे हुकूमत को तो हमारे बारे में ये सोचना ही चाहिए कि अब जैसे आफ्ताब साहब कह रहे थे कि हमने तो मुकदमे बनाए कोई नहीं है। अगर आपने मुकदमात बनाए कोई नहीं है तो आप क्यों उसके मुद्दई बनते हैं, आप क्यों उसके स्पोक्समैन बनते हैं? आप नैब को जाने दें, वो जो कर रहे हैं, जानिबदारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करने दें। अदालतें मौजूद हैं, जो अदालतें फैसला करेंगी हमें मंजूर होगा। आप अपना बताएं कि आपने 9 माह में क्या किया है और आइंदा वाले 4.5 साल में क्या करने जा रहे हैं। कोई अपना रोड मैप दें, कोई अपनी मौशी पॉलिसी दें, कोई लेबर पॉलिसी दें, कोई एजुकेशन पॉलिसी दें, कोई हेल्थ पॉलिसी दें। ये किस तरह अब कर लिया जाए कि हुकूमत से अगर उसकी कारकर्दगी पूछी जाए तो हुकूमत उस पर चोर का और डाकू का शोर डाल दे। ये लेकिन सारा हुकूमत का भी नहीं सकता ना, ऐवान में ऑपोजिशन का भी उतना ही किरदार है। सर आप हमें वो बताएं, जितना हुकूमत का किरदार है उतना ऑपोजिशन का भी किरदार है। मेरी बीबी एक जरा बात सुन ले, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ जी। जी जी। मुराद सईद साहब फरमाते थे कि हम 200 अरब रुपया बाहर से जब वजीर आजम इमरान बनेगा तो दूसरे दिन आएगा, 100 अरब हम बाहर की दुनिया के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब हम कौम के मुंह पे मारेंगे। अब ना कौम के मुंह पे मारा है, ना इन्होंने बाहर की दुनिया के मुंह पे मारा है। हर मुल्क के अंदर ये भीख मांगने चले हुए हैं, भीख मांग के लाते हैं, उससे एक आधा दिन ये हुकूमत चलाते हैं। कभी अवाम पे पेट्रोल का बम गिराते हैं तो उससे हुकूमत चलाते हैं। इन्होंने आज तक किया क्या है? मां सिवाय लोगों को गालियां देने के। इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि वुज़रा की एक फौज है पाकिस्तान में मौजूद, मैं छोटी सी कबीना बनाऊंगा। क्या आज कबीना का जो हुजम है वो पहले वाली कबीना से ज्यादा है या छोटा है? आज जो गैर मुंतखब सहूलतकार हैं, जो मेजबान थे बैरून ममालिक में इनके,
आज उनकी लिस्ट अगर आप देखें, कोई ओन चौधरी है, कोई शहबाज गिल है, कोई इनका जुल्फी बुखारी है, कोई इनका नईमुल हक है, ये कोई 20 आदमी जो हैं जो खजाने पे बोझ बने हुए हैं, ये किस लिए है? कोई इन्होंने दुनिया में करप्ट लोटा नहीं छोड़ा किसी जमात में, सारों को चले सर, आपकी तनकीद भी जायज है, ये गालियां भी देते हैं सर, आप मेरी बात, तो कोई संजीदा पॉलिटिक्स नहीं है, संजीदा पॉलिटिक्स नहीं है। अपनी कारकर्दगी बताएं जो ये करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो अपना आईनी किरदार अदा करेगी, कभी भी इनका सिस्टम डीरेल नहीं होने देगी। सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है सर? ऑपोजिशन क्या करेगी? यही तमाम तनकीद करेगी या फिर कोई अमली इक़दाम भी उठाएगी इसके खिलाफ? ऑपोजिशन इन्हें, हेलो जी जी सर, मैं सुन रही हूँ। ऑपोजिशन इन्हें जब भी कहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आओ मिल बैठे और मुआशी पॉलिसी बनाए, अच्छा, ये कहते हैं जी हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, अच्छा, तो हम कहते हैं बाबा आप एनआरओ देने की पोजीशन में ही नहीं हो, एनआरओ देने वाले कई और हैं, आप कोई और है, आप नहीं दे सकते, आप बैठो हमारे साथ बात करो, इस मुल्क को हम इकट्ठा होके चलाएं, ये हम सारों का मुल्क है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये इनका मुल्क है और हमारा कोई नहीं, हमारे अबाउजदाद का भी खून लगा हुआ है, सही, हम सब किसके जिम्मेदार यानी कि अभी भी ऑपोजिशन यही ऑप्शन दे रही है हुकूमत को कि एहतजाज से पहले मिलकर बैठा जाए और कोई मसले का हल निकाला जाए, यही बात है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं नून लीग का भी मौक़िफ़ दे रहा हूँ सर, टाइम कम है। चौधरी साहब, नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है कि बजाय एहतजाज करने के पहले मिलकर कोई मसले का हल निकाला जाए? जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा, दोबारा दोहराता हूँ कि किसी ऐसे खेल का हिस्सा जहाँ असम्बलियाँ तोड़ी जाएं या वाइंड अप हो या इस निज़ाम को नुकसान पहुँचे हम नहीं चाहते। असेंबली में लेजिस्लेशन आप फरमा रहे हैं कि अपोजिशन का किरदार डेफिनेटली अपोजिशन का, लेकिन हमेशा जो कवानीन बनाने होते हैं वो हुकूमत अपनी, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, वो लेके आते हैं और फिर वो कंसेंसस बिल्ड करते हैं। हुकूमत ने कानून साजी की, आपको किसने कहा कि हुकूमत ने नहीं की? पीटीआई ने बहुत अच्छे कवानीन बनाए। इन्होंने ये कानून बनाया कि PSL की कोई फ्रेंचाइज खरीदे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो अहल तरीन जो हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके साहबजादे ने खरीदनी थी। इससे पहले टैक्स एग्जेम्पशन नहीं थी फ्रेंचाइज खरीदने के ऊपर। PSL ठीक चल रही थी, ना किसी ने हुकूमत से दरख्वास्त की, ना किसी ने वो मांगी रियायत, लेकिन इन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे के लिए वो रियायत दी। फिर अल्लाह भला करे कि अलीमा बाजी की जायदाद दुबई में निकल आई। अभी बात कर रहे थे आफ्ताब साहब के दुबई वाला पैसा, यही बात मैं कर रही हूं, लास्ट उन्होंने लेजिस्लेशन की है, इसलिए इसके लिए लेजिस्लेशन की है सर। पॉइंट सुन लें, उन्होंने लेजिस्लेशन की है, इन्होंने लेजिस्लेशन ये दी है कि FPR को इख्तियार दिया जाए कि अगर किसी ने चोरी पैसे से, चाहे वो उसने ट्रस्ट का चोरी किया है या उन्होंने वो ज़कात की कमी है, जरा मैं आफ्ताब साहब का मौक़िफ़ ले लूं। बिल्कुल आपकी बात आ गई, जायदाद बनाई है, बिल्कुल सही। तो चौधरी साहब आखिरी 40 सेकंड है, आफ्ताब साहब क्या जवाब देंगे? लीगलाइज कर सकता है, ये अपने लिए लीगलाइज की जा रही हैं चीजें, हुकूमत अपने लिए काम कर रही है, मुल्क के लिए पोजीशन से मिलकर बात की करेगी हुकूमत। अच्छा सुने अभी जाफर भाई ने ये बात की कि PSL, तो क्या जाफर भाई आपने अप्लाई किया था किसी टीम ने और उसको ना मिला और जहांगीर तरीन के बेटे को मिल गया और ये बेनिफिट? अच्छा, क्या अगर अलीमा बीवी ने ये जरूरत ही नहीं थी बेनिफिट उठाया तो क्या आप करने की जरूरत नहीं थी? और आपको ना मिला? सर क्विकली बता दें, मेरे पास वक्त कम है। आफ्ताब साहब, क्या हुकूमत ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ जाएगी? आप ही की बात को कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो फोरम है, जो समिया जो फोरम है वो है पार्लियामेंट, उसके अंदर आए और वहाँ बात हो जाएगी। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी, चौधरी साहब आपका भी। और अब आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ गुफ्तगू ला हासिल ही है। गुफ्तगू को आप ला हासिल ना बनाएं, ऐवाम ने बैठकर ही आवाम के लिए बात कर लें और कुछ मसाइल का हल निकाल लें। इसी नोट के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।